सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अंजना बड़ियाल। आप देख रहे हैं जम्मू दूरदर्शन। साथियों, ये तो आप सब मानेंगे कि अगर आपका दुश्मन कमजोर हो और वो आपको प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नुकसान पहुंचाने की क्षमता ना रखता हो, तो वो ये कोशिश अवश्य करेगा कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको कोई न कोई नुकसान पहुंचाया जाए। ये बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर पूरी तरह से लागू होती है। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट वॉर हुई है तो पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है, भारी क्षति पहुंची है, जान माल का नुकसान उसे झेलना पड़ा है, हार का सामना करना पड़ा है। चाहे फिर वो 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर 1971 का युद्ध हो, जब बांग्लादेश के रूप में एक नया देश विश्व के मानचित्र पर उभर कर सामने आया और पाकिस्तान को उस युद्ध में भी भारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1999 में भी हमने देखा कि करगिल युद्ध में भी भारत ने घुसपैठियों से एक एक इंच अपनी जो भूमि थी वो खाली करवाई और पाकिस्तान को फिर हार का सामना करना पड़ा। शायद यही वजह रही होगी कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के रूप में एक ऐसा खेल भारत के साथ खेलना शुरू किया। अब करीब 4 दशकों से ये चल रहा है, जिससे उसकी ये कोशिश हमेशा बनी रहती है कि भारत को आर्थिक रूप से, उसकी इकोनॉमी को या दूसरे भी किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। आतंकवाद का ये जो दंश है वो देश झेल रहा है और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये इससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा है। माइग्रेशन का दौर भी इस आतंकवाद के बाद देखने को आया, जब लोगों को अपनी भूमि छोड़कर, अपनी मातृभूमि छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपनी रोजी रोटी जो है उसका जुगाड़ करना पड़ा, वहां जाकर उन्हें सेटल होना पड़ा। आतंकवाद का एक और घिनौना रूप हम सब ने देखा 22 अप्रैल 2025 को, जब कश्मीर की हसीन वादियों में पहलगाम जैसे खूबसूरत एक पर्यटक स्थल पर करीब 26 पर्यटकों को बिना किसी उनके कसूर के निहत्थे इन पर्यटकों को जो आतंकवादी थे उन्होंने गोलियों का शिकार बनाया और उनकी जान जो थी वो चली गई, निहत्थे लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद देश में एक गुस्सा था, एक रोष था और साथ साथ एक उम्मीद भी की जा रही थी कि भारत की तरफ से कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे जो तत्व हैं या फिर जो ऐसी शक्तियां हैं जो इन घटनाओं को अंजाम देने के पीछे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सबक जो है वो सिखाया जाए या फिर इस नृशंस हत्याकांड का बदला किसी ना किसी रूप में लिया जाए। और फिर करीब 15 दिनों के बाद 6 और 7 मई की रात को अचानक भारत ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिससे कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कैंप्स चल रहे थे या फिर कुछ ऐसे इंस्टॉलमेंट्स थे, उन पर बमबारी की गई और इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, क्या इसकी जरूरत थी, किस तरह से इसको प्लान किया गया, किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया और इसके क्या प्रभाव रहे, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ 2 विशेष मेहमान स्टूडियोज में हैं। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी में बहुत ही खास पोजीशंस पर इन्होंने काम किया है, बहुत सारे युद्ध जो हुए हैं उनमें भी इन्होंने भाग लिया है और बहुत नजदीक से भारत पाक रिश्तों पर भी एक अपनी पैनी नजर रखते हैं। आपका स्टूडियोज में स्वागत है। और इनके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी जी, जो भारत पाक संबंधों को लेकर बहुत ही विश्लेषण, इनके पास बहुत सटीक रहते हैं और जो भी दुनिया में और खासकर जम्मू कश्मीर में देश में हो रहा है इस पर भी इनकी पैनी नजर रहती है। तो इन दोनों से हम इस विषय पर बात करेंगे। जनरल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इसकी जरूरत तो महसूस की जा रही थी, कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो सिंदूर ही क्यों, कैसे एग्जीक्यूट हुआ और किस तरह से आप इसे कैसे देखते हैं? शुक्रिया अंजना जी। मैं कहूंगा कि एक न्यू इंडिया, स्ट्रांग इंडिया का पुनर्आगाज हुआ जी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसका नाम सिंदूर इसलिए दिया गया क्योंकि जो आतंकवादी थे पहलगाम टेरर अटैक के बीच में जी। उन्होंने हमारी जो बहनों का वो सिंदूर छीन लिया था और वो भी धर्म पूछ के, तो इसीलिए एक पर्याप्त शब्द देने के लिए और ऑपरेशन का नाम देने के लिए इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और जिसको कि प्रधानमंत्री ने
स्वयं इस नाम को सिलेक्ट किया था। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पीओके और पाकिस्तान के बीच में 9 आतंकी ठिकानों के ऊपर में अपना निशाना बनाया, जिससे कि तकरीबन 90 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। इस हमले के बीच में जो तजवीज बनाई गई थी वो तजवीज ऐसी थी कि हमने उस स्ट्रेटजी के तहत सिर्फ आतंकवादियों को हमने ही टारगेट बनाना है, पाकिस्तान को नहीं बनाना है। तो वो जो लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी को जो बॉर्डर को पार नहीं किया गया, और साथ में ये भी सुनिश्चित किया गया कि कोई सिविलियन टारगेट्स नहीं होंगे, कोई मिलिट्री टारगेट नहीं होंगे, और कम से कम कोलेटरल डैमेज इसमें होगा। जी। इसमें हमने अपने जो रफाल एयरक्राफ्ट हैं उनको इस्तेमाल किया, हमने सू एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया, मिराजेस को इस्तेमाल किया, और साथ में हमने ड्रोन्स भी इस्तेमाल किया। तो एक कॉम्बिनेशन जो हमारी स्ट्रेटेजी, जो कि बॉर्डर के साथ में उड़ते हुए रफालों ने और जो हमारे ड्रोन्स जो हमारे J&K के बीच में से लॉन्च किए गए, उनसे हमने इन साइट्स के ऊपर में वो ऊपर साकी नाला जो मुजफ्फराबाद वहां से लेकर और बहावलपुर तक हमने इनको 21 जगहों में 20 से 30 मिसाइल और ये ड्रोन्स फायर करके हमने अंजाम दिया। ये जो आप बता रहे हैं कि किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, कहां कहां हुआ, सोहेल काज़मी जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, बॉर्डर क्रॉस नहीं किया गया, इतनी सारी जो टेक्निकलिटीज हैं उन्हें देखते हुए ये ऑपरेशन बहुत ही कामयाब रहा। आप क्या इसको किस तरह से इसका विश्लेषण करेंगे? पहले तो अंजना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइमली ये इस पे डिस्कशन रखी है और बातचीत करने का मौका दिया। दूसरा ये है कि एनफ इज एनफ, हर चीज की एक लिमिट होती है। भारत एक विशाल देश है, भारत को आज पूरी दुनिया मानती है कि 140 करोड़ का ये मुल्क मल्टीलिंगुअल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी रीजनल चीजों से जुड़ा हुआ ये भारत, और ये बढ़ रहा है आगे। पाकिस्तान को ये डाइजेस्ट नहीं होती चीजें, और पाकिस्तान को खासकर जम्मू कश्मीर डाइजेस्ट तो बिल्कुल नहीं होता, जनरल साहब मानेंगे इसको। बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, मुसलमानों को वर्ग लगाना, मुसलमानों को गुमराह करना, मुसलमानों को कुरान हदीस इस्लाम के नए नए रास्ते बताना, और कामयाब होते रहे वो किसी हद तक। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने, भारत के लोगों ने खड़े होके सड़कों पे हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में डेमोस्ट्रेट किया पाकिस्तान के खिलाफ और इंसानियत का कत्ल बताया। सही बात जनरल साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत से लोगों जगहों पर ऐसे जो है ना वो जुलूस निकाले गए कि पाकिस्तान की जो थी निंदा की गई और एक मांग की गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए। काज़मी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस ऐसे टेरर अटैक के बाद में पूरा विश्व हमारे साथ में था, पूरा देश हमारे साथ में था, ऑपोजिशन पार्टीज भी हमारे साथ में थी, और साथ में मुस्लिम समुदाय जो था कश्मीर के बीच में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस पाकिस्तान के अगेंस्ट की। ओवैसी जो कि उन्होंने भी पाकिस्तान की मजम्मत की, और हर जगह मस्जिद के बीच में भी उन्होंने ब्लैक बैंड लगा के ये की। तो मैं कहूंगा कि ये पहली बार ऐसा था, क्योंकि ये ऐसा घिनौना कृत्य किया था जिसकी की सजा देनी जरूरी थी। तो हमारे पास में सब कुछ जब ये इकट्ठा था तो हमको एक पनिशमेंट देनी तो थी ही थी। और प्रधानमंत्री जी ने जो कि कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने कहा था कल्पना से भी ज्यादा हम इसकी वो करेंगे। काज़मी जी भी मानेंगे कि ऐसा उन्होंने 2-3 बार बयान दिए थे। ये तभी मुमकिन हुआ है कि जब पूरा भारत एक ही आवाज में, एक ही सुर में ये कह रहा था कि हमें पाकिस्तान से बदला लेना है। वो मजबूर कर दिया प्राइम मिनिस्टर को कि वो एक्ट करे, और लोगों के जज्बातों को देखते हुए, भारत के पूरे सेंटिमेंट्स को देखते हुए जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया, और किया भी ऐसे वैसे नहीं, पूरा एक सोच विचार से, एक पूरी प्लानिंग के साथ और पूरी दुनिया को एक सवालिया निशान पर रख दिया कि भारत यहां स्टैंड करता है, भारत की एकता ये है। और आपने देखा 2 बच्चियां जो हमारी जो एड्रेस कर रही थी, एक मुस्लिम बच्ची थी और एक दूसरे मजहब से बच्ची थी। उसी बात पे मैं आना चाहूंगी कि जब एक प्रेस ब्रीफिंग हुई आर्मी की तरफ से, उसमें जो 2 यंग ऑफिसर्स आई, लेडीज, एक कर्नल थी, एक विंग कमांडर थी,
और कुरैशी जो कर्नल कुरैशी थी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर थी, तो 2 लेडीज ने वहां आकर पूरा ब्यौरा दिया कि कहां कहां क्या क्या अटैक हुए। तो अपने दर्शकों के लिए हम उस प्रेस ब्रीफिंग का एक क्लिप उनको दिखाते हैं, फिर हम आगे इस पर बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, यह एक लश्कर ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. तो ये हमने देखा कि 2 यंग ऑफिसर्स बता रही हैं किस तरह से ये हुआ। तो 2 लेडी ऑफिसर को सामने लाने का क्या इसके पीछे भी कोई मैसेज दिए जाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, ये मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि ये सिंदूर ऑपरेशन था, सिंदूर उजड़े थे और सिंदूर के बदला लेना था। तो इसीलिए एक नारी होने के कारण उन्होंने इन 2 नारियों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और साथ साथ में उन्होंने एक जो कर्नल कुरैशी है एक मुस्लिम महिला को भी किया कि भाई देश जो है, देश ने जो एक्शन ली है वो एकत्रित होकर, जैसे काजमी साहब ने बोला है कि देश इकट्ठा है, कोई इसमें धर्म नहीं, कुछ नहीं, एक सिर्फ देश धर्म है, वो एक मैसेज देने की कोशिश की थी। तो मैं ये कहूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही यही था अपने देशवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए कि ये चीज जो है भारत पूरा इकट्ठा है, कोई हमारे के बीच में कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, और हमने सख्ती से जो आतंकवादियों को सबक सिखाना था सो सिखाया है और उसका ब्यौरा दिया है। काजमी साहब, जब ये ऑपरेशन जैसे ये हुआ, क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान की तरफ से मतलब किस तरह से इसे देखा जाएगा? क्या कुछ जो भारत संदेश देना चाहता था कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश जो हमारी जारी रहेगी, हम उसमें सफल भी होंगे, क्या वो संदेश उन तक पहुंचा है? पूरी दुनिया तक वो संदेश पहुंचा है। पाकिस्तान को अगर समझ नहीं आती है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, हमने उनके किसी भी सिविलियन पे अटैक नहीं किया, हमने उनके किसी भी आर्मी हेडक्वार्टर पे अटैक नहीं किया, हमने उन लोगों पे अटैक किया जो दहशत को बढ़ाने में 9 के 9 सेंटर्स जो हैं वो मरकज काम करते थे, चाहे वो मदरसा से, उन पे अटैक किया और अटैक करने के बाद 25 मिनट में अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया। ये इंडिकेट करता है कि भारत आज वैसा भारत नहीं है जिसकी जो एक गलत सोच से कुछ लोग सोचते हैं, कुछ मुमालिक सोचते हैं, उसी के एवज में पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। चीन और ईरान जो मीडिएट कर रहा है और एक आधा और कंट्री जो है टर्की शायद, वो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहा है, अदरवाइज मैक्सिमम कंट्रीज भारत के साथ हैं। अब तो पाकिस्तान ने एक शुरुआत भी कर दी कि आप मीडिएट कीजिए, एनफ इज एनफ, हम बैकफुट पे चले जाते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि भारत जब कोई चीज ठान लेता है, और जब मैंने आपसे ये कहूं जब कमांडर अच्छा है और पूरी बटालियन उसके साथ है, पूरी बटालियन से मेरी मुराद है पूरा भारत अपने प्रधानमंत्री के साथ है, और हमारे पास शक्ति है, ताकत है, और हम जो असूली तौर पे जो हमको छेड़ेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये एक मैसेज लाउड एंड क्लियर पूरी दुनिया में उन्होंने फैला दिया, और मुझे लगता है अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो फिर आने वाली नस्लें जो है उसकी इसका भुगतान करती रहेंगी। जनरल साहब, जैसे काजमी साहब ने कहा कि 25 मिनट में पूरा ऑपरेशन हो गया, तो आप चूंकि सैनिक अधिकारी रहे हैं, बहुत सारी ऐसी पोजीशंस आपने, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपने खुद देखी होंगी, तो कितनी मेहनत रहती है इन सब के पीछे जब एक ऐसा प्लान जो है वो बनाया जाता है? इसमें एक बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग होती है जी। और पहले मैं काजमी साहब के साथ में राफ्ता रखते हुए कहना चाहता हूं कि अगर एक बटालियन कमांडर जी अच्छा है और मजबूत है तो फतेह उस बटालियन की हमेशा होती है। इसी प्रकार से ऐसे स्ट्रांग लीडर भारत को मिले हैं जो कि निष्पक्ष होकर बात करते हैं, कोई किसी चीज की और नहीं सोचते, सिर्फ एक देश धर्म के लिए। तो वो चीज मध्य रखते हुए ये सारी प्लानिंग जो होती है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है प्लानिंग का। हमें पता है 43 जो है आतंकी कैंप कहां पर हैं और हम उनकी रोज के ऊपर में अपडेट इंफॉर्मेशन करते रहते हैं। लेकिन
बाद में ये इस चीज को, ऑपरेशन को अंजाम देना इस तरीके से कि ताकि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, ताकि हमारी अपनी क्षति ना हो और हमारी छवि भी खराब ना हो। तो इसमें बहुत डिटेलिंग जाती है, कोऑर्डिनेशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, ग्राउंड का, एयर का, ये बहुत डिटेल्ड प्लानिंग होती है। और इस चीज को भी मध्य रखना था नजर में कि हमने इस बार बॉर्डर पार नहीं करना था। और युग बदली हो गया है, जो बालाकोट था हमारे जहाज अंदर गए थे, 70 किलोमीटर जाके मार के आए थे। इस बार हमने देखो कैसी सूझबूझ से कि हम पार नहीं करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर का उल्लंघन नहीं करेंगे और अपनी तरफ से करेंगे। तो टेक्नोलॉजी से हमने जो ये स्कैल्प बॉम्ब मारे हैं, जो कि जाके एक कंक्रीट के ऊपर से जाके होल बनाते हैं, फिर नीचे जाके फटते हैं, तो जिससे कि उन्हीं लोगों को डैमेज हो और बाहर कोलेटरल डैमेज न हो। तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी और इसके लिए मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इसका बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनको सलाम करता हूं। बिल्कुल काज़मी साहब, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत प्लानिंग इसके पीछे रहती है और एक शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि क्लिनिकल एक्सपर्टाइज के साथ ये किया गया, तो इतना जो बड़ा ऑपरेशन और उसके बाद पूरी दुनिया आपके साथ भी रहे, उन सारे जो गाइडलाइंस हैं आर्मी की या नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस की, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आपको प्लान करना है, तो क्या आप समझते हैं कि भारत उस सब में कामयाब हुआ है और पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है? 2000% कामयाब हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये लगी इस पूरे ऑपरेशन में कि किसी ने ये नहीं कहा कि मैं गुजराती हूं, बिहारी हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं। एक स्पिरिट ऑफ नेशन जो है, हम हिंदुस्तानी हैं और हमें हिंदुस्तानियों को बदला लेना है। ये एक स्पिरिट, एक नया बदलता भारत, इस एक हिस्ट्री में नया एक आयाम जो है इस ऑपरेशन से शुरू हुआ है। मैं नहीं समझता, पाकिस्तान तो बड़ा छोटा सा मुल्क है और बदनाम तरीन मुल्क है और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क है, वो कल खुद ही कोलैप्स हो जाएगा अपनी रणनीतियों के साथ। लेकिन जो बाकी मुल्क भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो भी 100 बार सोचेंगे कि भारत वैसा भारत नहीं है। भारत एक पूरी स्ट्रेंथ वाला भारत है, 140 करोड़ का भारत है और इसको छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है। इसके साथ व्यापार कीजिए, इसके साथ बायलैटरल इश्यूज पे बात कीजिए। और आज पूरी दुनिया में जो हमारी एक्सटर्नल फेज पॉलिसी है वो पूरी दुनिया में सराही जा रही है और हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई दुनिया की ताकत हमको नहीं रोक सकती है। हम आम जनता के लिए भी बात करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जबकि ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, तो जो आम नागरिक है उनका क्या दायित्व रहता है? वो भी तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। किस तरह से वो आर्म फोर्सेस के साथ या जो सरकार कर रही है उसको वो किस तरह से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं? देखिए, आम जनता का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले तो ये है, हमको एक यूनिटी और एक आवाज ये बना के रखनी होती है, जो इस बार दिखी है कि देश में अलग अलग आवाज नहीं है, अलग अलग वर्ग नहीं है, सब ने एकजुट होके कहे, तो पहली उनकी वो दायित्व होता है। दूसरा ये होता है कि सपोर्ट करना और जो भी प्लान बनाया जाता है, जो भी एग्जीक्यूट किया जाता है, तो उसको सपोर्ट करना। तीसरा वो तैयारी करके रखना कि अगर किसी कारणवश कि वहां सिचुएशन नियर वॉर लाइक हो जाती है या शॉर्ट ऑफ वॉर हो जाती है, तो उस किस्म में कि हमने सपोर्ट करनी है हमारी डिफेंस फोर्सेस की, हमने अपनी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की किस प्रकार से करनी है। जैसे कि हमने देखा कि हमने इमरजेंसी ड्रिल्स के लिए किया, मॉकअप के लिए किया, लोगों ने कैसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि कल को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भारत के साथ में होंगे, हम गवर्नमेंट को साथ में करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा होता है। और तीसरी लास्ट चीज मैं छोटे में बोल के करूंगा कि अफवाहों को नहीं फैलाना है। वही मैं कहना चाह रही, ये मैं इसी पे आना चाहती थी। और ना ही अफवाहों को सुनना है ताकि हमें अपना विभाजन ना हो, हम वो एकत्रित रहें। ये बड़ी चीज हमारा रोल होता है। काज़मी साहब, मैं इसी पे आना चाह रही थी कि ऐसे माहौल में अफवाहें जो हैं वो बहुत तेजी से फैलती हैं और चूंकि आज हम सोशल मीडिया के इस दौर में जी रहे हैं तो फेक मैसेजेस भी बहुत ज्यादा फैलते हैं। तो क्या समझते हैं आप कि लोगों को किस तरह से संयम रखना चाहिए और किस तरह से सही जानकारी मिलने के बाद ही जैसा निर्देश दिए जा रहे हैं उन पे चलना चाहिए? अफवाहों से कैसे हमें बचना चाहिए? आज जो बच्चे से बुजुर्ग तक हिंदुस्तान में अपने मोबाइल से जुड़ा हुआ इंसान है
और एसओपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से एसओपीज इमीडिएट आपके व्हाट्सएप मैसेजेस की तरह आपके साथ फैलती है, और एक भी फेक मैसेज जो आता है उसकी जो कंट्राडिक्शन है साथ ही आपके वसादत से, सरकार की वसादत से आ जाती है। तो मैं समझता हूं कहीं कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि कोई भी फेक जो नैरेटिव है वो समाज में चले। फेक नैरेटिव आसिम मुनीर ने चलाने की कोशिश की, सिंपथाइजर बन के एक इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को उसने एड्रेस किया 10-15 दिन पहले, पहलगाम से 6 दिन पहले, और उसने कोशिश की, लेकिन वो हथकंडा भी फ्लॉप हो गया, वो हथकंडा भी एक्सपोज हो गया, और पूरी दुनिया ने, पूरे भारत ने उस पर रिटेलिएट किया। ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं है, ये ऑपरेशन वो ऑपरेशन है जिसमें 140 करोड़ों ने भाग लिया है, उनकी दुआओं ने, उनकी जो अपनी एस्पायरेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और नरेंद्र दामोदर मोदी को दुआओं से आगे बढ़ाया है। और मैं समझता हूं पूरी दुनिया आज देख रही है कि भारत जिस तरह से भारत है, वो कमजोर भारत नहीं है जिसपे आप कोई भी मुल्क जो है वो उंगली उठा सके या हमें फेक नैरेटिव से हमारी। और सबसे बड़ी बात मैं इस पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि जो ये लोग कहते थे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक फेक थी, ये बैरन लैंड पे हुई थी, आज जो आप देख रही है इस ऑपरेशन 25 मिनट में 25,000 विजुअल्स और 25,000 इसकी फोटोग्राफी आपके साथ साथ चल रही है। तो अपोजिशन के लोग हों, भारत के बाहर रहने वाले लोग हों, वो देख लें कि ये अटैक जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल अटैक है। छानबीन करनी है तो उन इलाकों में जाओ और पाकिस्तान के चैनल चलाओ और उनके डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। तो कहीं कोई शंका नहीं है कि फेक है, मोदी जी सर्कल स्ट्राइक करेंगे, वो वोट ले लेंगे। इंसान को अपने कार्य से जाना जाता है, और मुझे लगता है ये कार्य ऐसा कार्य हुआ है कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जनरेशंस हैं, वो याद रखेंगी और पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। अंजना जी, मैं एक पॉइंट इनके साथ में जोड़ना चाहता हूं, वो ये है कि ये फर्स्ट टाइम होल ऑफ नेशन अप्रोच हुई है, और उस होल ऑफ नेशन अप्रोच में जब भी होता है उसमें एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, सारे पॉलिटिको, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पावर इस्तेमाल किए जाते हैं जी। मैं कहूंगा शायद आज तक ये ऐसा नहीं हुआ है। आपने देखा कि सीसीएस फर्स्ट मीटिंग के बाद में हमने पॉलिटिकल पहले तो हमने शेपिंग किया वर्ल्ड का, फिर डिप्लोमेटिक हमने एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट ली, और इकोनॉमिक में इंडस वाटर ट्रीटी को किया, जिससे कि पाकिस्तान बूंद पानी के लिए आंसू बहाना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया, गिड़गिड़ाना शुरू हो गया और घबराना शुरू हो गया। तो पहले एक प्रेशर ये बनाया, जो आपने देखा ये पहले हम शायद आधा कुछ करते थे, नहीं करते थे, और लास्ट में हमने मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को किया है। तो जिससे मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत ही एक सुदृढ़ नीति जो की है प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, और पूरा देश उनके साथ में था। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं देशवासियों को कि आपने हमारे प्रधानमंत्री को ये सपोर्ट दी, और उन्होंने इस प्रकार की जो स्ट्रेटेजी हमने की है, आज पूरा विश्व हमारे साथ में हमारी इसीलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हमने वो चीज किया जो हमको करना चाहिए था। जी, ऑपरेशन सिंदूर में हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। एक संदेश भी उन तक पहुंचा कि हम आतंकवाद के इस रूप को अब और नहीं झेलेंगे, आतंकवाद को जड़ से मिटाने की हमारी कोशिशें जो हैं वो जरूर कामयाब होंगी। एक संदेश आप इस प्रोग्राम के आखिर में क्या देना चाहते हैं? इस पूरे ऑपरेशन को देखकर एक शॉर्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहूंगा देशवासियों को, देशवासियों अब वो युग चला गया है, अब एक ये नया भारत है, स्ट्रांग भारत है, इसमें पॉलिटिकल विल है, और आपकी जो वेलफेयर है, जो आपका है, वो उसको हमेशा मद्देनजर रखा जाएगा। और कोई भी अगर दूसरी ताकत आपकी तरफ आंख भी उठा के देखती है, मारना तो छोड़ो, वो उसको उचित से उचित कल्पना से भी ज्यादा, जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि उनको ये इसकी दंड दिया जाएगा। जी, काज़मी साहब, आप कैसे देखते हैं इस सब को कि नया भारत, स्ट्रांग भारत, और ऐसा भारत जो अब सहेगा नहीं, वो अगर उसको नुकसान पहुंचा है तो वो आगे बढ़कर उस नुकसान का बदला लेगा? आप कैसे देखते हैं? इस ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज पूरी दुनिया को दिखा दी कि हम हिंदू मुसलमान सरदार बाद में हैं, ईस्ट और वेस्ट
India is the best, and we are all Indians, and we know how to defend our country, our values, our culture. ये सब चीजें दर्शाती हैं ऑपरेशन सिंदूर में, सारी शेड्स इस ऑपरेशन में आ गई हैं और हम आगे बढ़ेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं हमें रोक सकती है और हम इसी तरह इकट्ठे रहें। यही एक एसेंस है बढ़ते हुए भारत की, बदलते हुए भारत की, बदलती हुई सियासत की और बदलते हुए नेतृत्व की। जी, तो आज इस परिचर्चा में हमने बात की ऑपरेशन सिंदूर पर, एक ऐसा ऑपरेशन जिसने ये संदेश पूरी दुनिया को दिया कि भारत बदल रहा है, भारत विकास के पथ पर तो आगे बढ़ ही रहा है और ये चहुमुखी विकास है। आर्थिक रूप से हम समृद्ध हो रहे हैं, सैन्य रूप से हम समृद्ध हो रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, साइंसी दौर में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाला भारत वो भारत होगा जो विश्व के पटल पर एक विकसित देश के रूप में जल्द ही कायम रहेगा और पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपने जो हमारे मूल्य हैं उन्हें भी हम साथ लेकर चलेंगे और एक समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। आज इस परिचर्चा में हमारे साथ थे लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। आप इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी जी, आपने अपने विचार इस परिचर्चा में रखे, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम से आपसे अनुमति चाहते हैं। अगले किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।